प्रणाम मित्रों, मैं KR सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बादरा। अपने जनरल साइंस पढ़ रहे थे। जनरल साइंस को अपने कंटिन्यू रखते हुए अगला वीडियो उसी कंटिन्यूटी में डाला गया है। सेल कोशिका। मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि भी जो यूट्यूब पर जो वीडियो डाले जाते हैं अपने उसमें देखते हैं क्या क्वालिटी है, क्या उसमें ऐसी खास बात है। काफ़ी देखने के बाद मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा मेजर मिस्टेक हैं, उसके बाद भी लोग उनको व्यू लाइक ये कर रहे हैं और अपने सेल यानी ऐसे लोगों के द्वारा बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है जिनको खुद को ही पता नहीं कि बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से करनी है। आज अपने पढ़ेंगे और अगर आप मुझे लिखें तो मैं वो वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगा और उस वीडियो को आप देखना, आपको पता चलेगा कि कितनी मेजर मिस्टेकें हैं। सेल पढ़ेंगे अपने रीट 1 से 5, पर्यावरण वहाँ भी काम आएगा EVS में। रीट लेवल सेकंड साइंस वहाँ भी ये फैक्ट काम आएंगे। PSI के लिए विशेष रूप से आप देखना, एक भी क्वेश्चन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी तो नहीं कह सकता, विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी पर्सन अपना इनसे बाहर नहीं जाएगा। RS परी और UPSC के पीछे के पेपर आप देखना, एक एक आंसर आपको यहाँ से मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। सेल सामान्य परिचय की बात करें तो कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने की थी। RS 2012 में एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था। RS 2012 में कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक, 1665 सन भी इसका पूछ लेते हैं। इस पे अपने को मेन चीज ध्यान रखनी कि जो सबसे पहले कोशिका खोजी गई थी तो वो प्लांट यानी पौधे, पादप की छाल थी और पादप की छाल डेड होती है, मर्त होती है, इसलिए जो पहली कोशिका खोजी गई वो थी डेड सेल और वो कोशिका थी प्लांट की छाल यानी बार्क ऑफ प्लांट। ठीक है, और खोजी किसने थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर उसके लगभग 9 साल बाद अगर अपने बात करें 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, अब देखो अठे हुक गए, हुक के बन गयो होक, हुक से होक बन गया। 9 साल बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ये बैक्टीरिया पे खोज कर रहे थे, जीवाणु पे खोज कर रहे थे और इन्होंने जीवाणु की खोज की। और जीवाणु कैसी कोशिका है बेटा? जंतु। और कैसी कोशिका है? जीवित। देखो कितना बढ़िया ट्रिक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, हुक से होक बन गया। 9 साल बाद 1674 में जंतु, जीवित, जीवाणु, तीनों में जय 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 यानी जय जय कर दी इसने, है ना। तो अपने जयकारो बोला तो 3 बार ही बोला नहीं, जंतु, जीवित और जीवाणु, ये 9 साल बाद जयकारा गूंजा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक की कलम से। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन हुए? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और जंतु कोशिका के खोजकर्ता भी ये, और जीवाणु का जनक भी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इस कोशिका का हमारे घर में भी अपना मैनेजर होता है जो हमारे सारे घर को मैनेज करता है। उसी प्रकार सेल कोशिका जो है उसका मैनेजर है वो है केंद्रक। कौन है? न्यूक्लियस। और इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। आप इसको मिक्स कर देना, ये रॉबर्ट हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन है। सेल थ्योरी, फिर कोशिका के ऊपर कोशिका सिद्धांत दिया गया भी, कोशिका की क्या खास बात है उसको अपने कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। ये एग्जाम फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी का एग्जाम है उसमें पूछा था। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन किस, बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं, बॉटनी और जूलॉजी। स्लाइडेन किस शाखा से संबंधित है? तो बॉटनी से, और स्वान जूलॉजी से। याद नहीं रहता है अमूमन, तो स्वान आपा क्या लगा रहे? कुत्ते लगा, कुत्तो क्या मावे? जंतु हम, तो वो जूलॉजी की है, जंतु विज्ञान। तो वो जंतु विज्ञान वो जो वैज्ञानिक हो स्वान, दोनों ही जर्मनी का। और स्लाइड आपा बनावा प्लांट की जड़ की, तने की, पत्ती की स्लाइड बनाता नहीं यारी मारी। स्लाइड क्या बनावा आपा? लगभग बॉटनी बनावा। जूलॉजी की स्लाइड बनी बनाई आवे परमानेंट। तो स्लाइड बनावा आपा बॉटनी की, तो स्लाइड गठू हो जाएगा बॉटनी हो कदी कौन बोलो जिंदगी में। स्वान कुत्तन का, तो स्वान था वो जूलॉजी से था और स्लाइडेन बॉटनी से था। आपको पता है सेल थ्योरी किसने दी? आप अगर RS प्री का एग्जाम आएगा तो उसमें ऐसा बहुत कम चांस है, उसमें पूछेगा स्लाइडेन किस शाखा थे आप जीव विज्ञान की, तो वो था बॉटनी से, और स्वान किसे था? जूलॉजी से। इन्होंने 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई। पहला,
कि कोई भी जीव है वो यानी जीव की उसकी सूक्ष्मतम इकाई है वो है सेल, यानी इस जीव की सबसे बेसिक यूनिट है। आप NCERT कक्षा 12 का जो छठा पाठ है उसमें देखते हैं आप, सॉरी 11वीं में, तो वहाँ आपको लिखता है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका। इन्होंने सेवान और स्लाइडर ने बताई थी कि जीवों की ये सूक्ष्मतम इकाई होती है, यह जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, पहली बात। दूसरा, सभी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तीसरी बात, कोशिका अपने आप में एक ऑटोनोमस यूनिट है, यानी स्वायत्त इकाई है। इसका मतलब ये है कि एक ही कोशिका, जैसे हम पढ़ते हैं अमीबा, प्रोटोजोआ जो हम पढ़ते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, वैसे तो उन्हें एसेलुलर कहा जाना चाहिए, कई बार हम उसको यूनिसेलुलर भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कोशिका है वो अपने आप में एक पूरा जीव होती है। कोशिका में टोटिपोटेंसी की क्षमता होती है, एक कोशिका से हम पूरा जीव बना सकते हैं, यानी ये बात बताई थी स्लाइडेन और सेवान ने। फिर इसके बाद न्यू सेल थ्योरी दी गई, उसमें ये कहा कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। इवानोव्स्की ने ये बात बताई। अपने देखते हैं कि कोशिका की संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और एक यूकैरियोटिक है। मैं अपने मित्रों से फिर आग्रह कर रहा हूं, प्रो शब्द आपको जहां भी दिखे उसका मतलब होता है विकास की निम्नतम अवस्था, और यू शब्द जहां भी दिखे तो उसका अर्थ होता है विकास की उच्च अवस्था। यहाँ विकास हो रहा है और यहाँ दो शब्द सेम हैं, प्रो शब्द अलग कर दीजिए, यू अलग कर दीजिए। यहाँ कैरियोटिक शब्द और कैरियोटिक शब्द, कैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के कैरियोन से बना है और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो यहाँ तो है यू का मतलब तो है यहाँ जो केंद्रक है वो सुस्पष्ट विकसित डेवलप अवस्था में है, और यहाँ केंद्रक अभी बना नहीं है, यानी वास्तविक केंद्रक का अभाव है। कई मेरे मित्र हैं बार बार गलती कर रहे हैं यूट्यूब पे कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल ही गलत बात है और वो तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं है, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है, हम ये देख के चलेंगे। उसमें DNA है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, उसमें केंद्रिका नहीं है, फेंटोना ने जिसकी खोज की। तो हम यूँ कहें तो बात अच्छी लगती है कि वास्तविक केंद्रक यानी रियल न्यूक्लियस जो सुस्पष्ट दोहरी झिल्ली से गिरा हो उसका अभाव होता है, और उसमें सुस्पष्ट दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रिका भी होती है, और जो गुणसूत्र है वो केंद्रक के अंदर होते हैं। ये तीन बातें मैं हैं। इसके अंदर जो गुणसूत्र है केंद्रक ऐसा बना नहीं है स्पष्ट, तो गुणसूत्र है वो ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं सेंटर के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये नीट में पिछली बार पूछा गया था, न्यूक्लियोइड से कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुणसूत्र हैं वो केंद्रक में बिखरे पड़े रहते हैं, और इसमें गुणसूत्र है वो केंद्रक के अंदर एक क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं। इसमें यानी ये अपने अंतर कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, मेजर डिफरेंस यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ गुणसूत्र का केवल एक ही सेट पाया जाता है, और यहाँ जो गुणसूत्र है वो जोड़े में, जैसे हम मानव में पढ़ते हैं कि 46 गुणसूत्र हैं तो 23 जोड़ी होगी ना, तो जोड़े में पाए जाएंगे। यहाँ गुणसूत्र का केवल एक ही, यानी ये अगुणसूत्री होते हैं, ये अपने कह सकते हैं कि इसमें जब भी गुणसूत्र लिखेंगे तो हम पेयर में लिखेंगे ऐसे। इसमें जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का होता है, ये सेडिमेंशन यूनिट है इसकी, और इसमें जो राइबोसोम है वो SCS यानी सेडिमेंशन यूनिट का पाया जाता है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, DNA के साथ पाई जाती है अपनी हिस्टोन प्रोटीन जो DNA को चिपकने के अंदर मदद करती है। इनमें कोशिका अंग जो सेल ऑर्गेनेल्स अंदर पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिप्टीसोम, ऑक्टिसोम, जो भी हम पढ़ेंगे वो इसमें नहीं पाए जाते। इसके अंदर ये दोनों ही चीज़ अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपना देना चाहें तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है बेटा, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका होती है जीव जगत की, और बैक्टीरिया। मेरा एक मित्र अभी पढ़ा रहा था कि सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म, प्लाज्मा नाम भी ले रहा था, और वो कह रहा था किस में पाई जाती है, जीवाणु विषाणु। मैं यारो धन्य है तू, बहुत बड़ो, और लाइक आ रहा भी है लगभग 28,000 है ना व्यू देखकर ला रहा अभी। यहाँ सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी होती है अपनी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और जंतु अपने जीव जगत की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है बेटी सेरिबेलम की ग्रैन्युल सेल, और मानव की अगर अपने बात करें यहाँ सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। और यहाँ हम फिर बात करते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसको फिर अपने दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्लांट सेल है, एक जंतु कोशिका है। एक अपनी जंतु कोशिका है, एक अपनी
पादप कोशिका है। मेजर डिफरेंस मैंने करने का प्रयास किया है। अगर अपने देखें तो पादप कोशिका का सबसे जो बाहरी आवरण है वो बना होता है सेल वॉल का, और सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की। सैफ और सेल वॉल और सेल्यूलोज की बनी होती है ना। और पदार्थ दुनिया में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो सेल्यूलोज ही है। यहाँ हम बात करें तो जंतु कोशिका में सेल वॉल का अभाव होता है, यानी ये जो सेल वॉल है वो जंतु कोशिका में नहीं मिलती। ये मेजर डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का। उसके बाद हम बात करें तो जो पादप कोशिका है उसके सेंटर में एक आपको बहुत सारी बड़ी एक वैक्यूल मिलेगी, रिक्तिका मिलेगी। इसीलिए ये इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया कि क्या कारण है कि पादप कोशिका का केंद्रक है वो सेंटर में नहीं होता, केंद्र में होना चाहिए। केंद्रक शब्द इसीलिए कहते हैं कि वो केंद्र में पाया जाता है। हमसे प्रश्न ये पूछा गया था मुझसे यहाँ, तो उस समय CR चौधरी साहब थे, उन्होंने यही प्रश्न पूछा। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि पादप कोशिका में केंद्र में नहीं होता, कहाँ होता है? तो वो यही इसका कारण है कि वहाँ केंद्रिका, यहाँ वैक्यूल बहुत बड़ी होती है तो केंद्रक साइड में खिसक जाता है, और जो जंतु कोशिका है उसमें वैक्यूल का अभाव होता है, इसलिए केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्र में पाया जाता है। तो यहाँ वैक्यूल का मेन काम अपने अलग से पढ़ेंगे, और इस वैक्यूल के कारण इसका केंद्रक साइड में होता है। यहाँ वैक्यूल का क्या होता है? अभाव। एक तो सेल वॉल का अभाव, दूसरा एक बहुत बड़ी वैक्यूल का अभाव। फिर हम बात करें केंद्रक के पास ही आपको दिखते हैं खूब सारे गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। वो पादप कोशिका में इस प्रकार से नहीं होते, ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं डिक्टियोसोम, और यहाँ मुख्य रूप से गोल्जिकाएं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ समान चीजें जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से मैं पढ़ाऊंगा, है ना। अंतःपर्दवी जालिका अलग से मैं टेबल फॉर्म में पढ़ाऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया अलग से टेबल फॉर्म में पढ़ाऊंगा, राइबोसोम इसको भी टेबल फॉर्म में अलग से देखेंगे, हरित लवक इसको भी हम अलग से टेबल बना करके देखेंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है आप कंटिन्यू इन चीज़ को देखते रहें। एक मैं महत्वपूर्ण सूचना आपको BR सर की तरफ से देना चाहूँगा कि जल्दी हम BR सर दोनों मिलकर के NCERT का सार संग्रह ला रहे हैं, जो स्पेशल PSI रीट और RS जो होगी, मेन हमारा फोकस रहेगा रीट और PSI पे। सार संग्रह में हम एक एक विषय को उठाएंगे, BR सर अलग विषय उठाएंगे, मैं अलग विषय उठाऊंगा, और हर प्रतिदिन वो जो हमारी वीडियो की सीरीज है YouTube पे जारी रहेगी। आपसे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है मित्रों, आप हमें अपने लाइक के माध्यम से मोटिवेट करें, हमें फीडबैक दें, ताकि हम इस नई जो स्कीम है उसको आप तक पहुंचा सकें। मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, हमारी जो मेहनत है, BR सर का जो ये चैनल है, ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि अभी कुछ अपने स्पेशल करते हैं लॉकडाउन में, तो इस चीज़ को आप उस मंजिल तक पहुंचाइए जो सपना BR सर ने देखा है। तो हम जल्दी NCERT का सार संग्रह सब्जेक्ट वाइज ला रहे हैं, स्पेशल अलग अलग एग्जाम, और मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।